हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एडवर्ब की अगली क्लास है और इस क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग इन एग्जांपल्स के साथ। एक बार इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से देख लें। मैं पढ़ देता हूं इसको एक बार। द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड, द फर्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट अबाउट द सेकेंड? दे केम टू मी टू इम्प्रूव देयर रिटन एंड write and spoke English. What about the third example? It is really important to join that course. Fourth one, the man worked nervous. Fifth one, the man seemed nervously. Sixth है, they looked at them anxious. What about seven? They looked anxiously. 8 एग्जाम्पल को देखें। ही लुक्स गुड एंड ही ऑल्सो लाफ्स गुड। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे। इन्हीं एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार देख लें आप लोग इसे, फिर मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स आसान है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, एक वर्ड यूज हुआ है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, एक बार इकोनॉमिकल है, और एक दूसरा वर्ड आपका होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक भी होता है, और एक और वर्ड होता है इकोनॉमी। ठीक है, आप लोग तब तक इसे पढ़ें। इनके मीनिंग्स को जरा कमेंट करके मुझे बताएं, जरा मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या जानते हैं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, देखिए, इकोनॉमिकल की अगर बात किया जाए तो ये भी एडजेक्टिव ही है। इकोनॉमिक की बात की जाए तो ये भी एडजेक्टिव है। इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो ये नाउन है। ठीक है ना, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमी। अब है क्या, ये जो टर्म आपने यूज किया इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हम तभी यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में जब हम किसी ऐसे पर्सन को रेफर करते हैं जो पैसे बड़े सोच समझ के खर्च करता हो, जितनी जरूरत हो फालतू ना उड़ाता हो। इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू योर अर्थव्यवस्था टाइप समथिंग। इसका मतलब तो सब्जेक्ट है इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक रिलेटेड टू दिस। तो ये कंट्री लेवल की चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चीजें हैं, ये एक पर्सन से रिलेटेड है जो बहुत सोच समझ से काम करता है। यहाँ पे जाते क्या दिया है, द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री। कंट्री को रेफर करने के लिए यहाँ पे जो ये टर्म यूज हुआ है कंडीशन या नाउन है। यहाँ पे जो इकोनॉमिकल लिखा गया ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन इकोनॉमिकल का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता हो, फालतू पैसे ना उड़ाता हो। तो ये जिस कंडीशन की बात हो रही है ये इकोनॉमिकल से तो क्लियर हो नहीं रहा है। ये किससे क्लियर हो रहा है? इकोनॉमिक से। इकोनॉमिक से हो रहा है तो इकोनॉमिकल उड़ा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दे केम टू मी टू इम्प्रूव देयर राइट एंड स्पोक इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसे इरेज कर देता हूं। इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से इसके एक अच्छी नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। जैसे राइट आप लोग जान ही रहे हैं, राइट ये फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल जानते हैं, रिटन। ये आपका ये एडजेक्टिव का काम करता है। मतलब वर्ब तो होता ही है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है। ऐसे ही स्पीक है फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकेंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म। तो वर्ब तो है ही है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से भी काम करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। इनसे इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि दे सब्जेक्ट है, ये केम वर्ब है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्रेपोजिशन है, और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये बन गया दे केम टू, वेयर डिड दे कम टू मी। ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहां बना टू इम्प्रूव, ये वाई का आंसर है जो कि इन्फिनिटिव पर्पस बता रहा है। वो मेरे पास आए, क्यों आए? सुधारने के लिए आए। क्या सुधारने के लिए आए? देयर। तो देयर हम सबको पता है कि डिटर्मिनर है, तो देयर क्या? इंग्लिश। ये उस डिटर्मिनर का ऑब्जेक्ट है। तो इंप्रूव ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज बना। इंप्रूव क्या करना चाहते थे? इंग्लिश। किसकी इंग्लिश इंप्रूव करना था? अपनी इंग्लिश। तो किस तरह की इंग्लिश? तो बीच में ये देखेंगे कि वर्ब आया हुआ है फर्स्ट फॉर्म में और ये आया हुआ वर्ब सेकंड फॉर्म में। तो डिटर्मिनर और नाउन के बीच में वर्ब नहीं आते हैं, वो एडजेक्टिव्स आते हैं।
तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म्स यूज करनी थी वही गलत हो गया। ये राइट के प्लेस पे क्या होना चाहिए था, रिटन, और स्पोक के प्लेस पे क्या होना चाहिए था, स्पोकन इंग्लिश, रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। ठीक है ना, मुझे लगता है कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। अभी तीसरे एग्जाम्पल की भी बात कर ली जाए। ये भी एक अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल ही है, बहुत टफ नहीं है। इट इज रियल इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, रियल भी एक एडजेक्टिव है, एंड एज वी ऑल नो एन एडजेक्टिव कैन नॉट क्वालिफाई अनदर एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है तो वी मस्ट हैव एन एडवर्ब। सो व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ रियल? इट शुड बी, इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, रियली। व्हाट अबाउट एग्जांपल नंबर 4, जरा पढ़ें और बताएं। द मैन वर्कड नर्वस। देखें इसे, मैं समझाता हूं। द मैन वर्कड नर्वस, इसमें है क्या, एक कलर मैंने कल बनाया था ना, ये ले लेता हूं। देखिए, द मैन इज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। जो वर्कड है ये वर्ब है, इस वर्ब को ये नर्वस क्वालिफाई कर रहा है, जबकि नर्वस है क्या, एक एडजेक्टिव। हम सबको पता है किसी एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करना पड़ता है। तो यहां पे नर्वस न लिख करके आपको इसे बनाना पड़ेगा नर्वसली। यहां आ जाइए। अच्छा, कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि कुछ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, उनके साथ हम, क्योंकि वो स्टेट को बताते हैं, इसलिए उनके साथ हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। तो द मैन सीम्ड, तो ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो फिर ये एडवर्ब वाला फॉर्म गलत है, सिर्फ नर्वस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नर्वस, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। व्हाट अबाउट एग्जांपल नंबर 7, इसको जरा समझें आप लोग। लुक का मतलब आप क्या जानते हैं, देखना नहीं। लुक का मतलब होता है दिखना, मतलब टू अपीयर। लुक का मतलब है दिखना, टू अपीयर, और ये क्या है आपका, एक लिंकिंग वर्ब है। जब हम लुक एट की बात करते हैं तब इसका मतलब होता है टू सी, ये एक्शन है। जब हम लुक आफ्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना, ये भी एक्शन है। हम जब लुक इनटू की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू एग्जामिन, किसी की मतलब जांच पड़ताल करना। लुक फॉर की अगर बात किया जाए, देखिए ये प्रेपोजिशंस आने से ना इनकी मीनिंग बदल जा रही है। लुक फॉर, तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, खोजना, टू सर्च। इट मीन्स टू सर्च। एक और लिख लेते हैं, लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, टू पुट समबडी डाउन, किसी को नीचा दिखाना। टू पुट समबडी डाउन, किसी को नीचा दिखाना। तो अब आपको पहचानना है, जैसे कि लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि स्टेट को रेफर कर रहे हैं, एडजेक्टिव स्टेट को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये वाक्य जो वर्ब्स हैं ये आपके लिंकिंग वर्ब्स नहीं है, इसलिए इनके साथ इनमें एक्शन का सेंस होता है। जैसे इन एग्जांपल्स को आप देखें, एग्जांपल नंबर 6 को, दे लुक्ड एट देम, उन लोगों ने कुछ लोगों को देखा। तो ये तो एक्शन हो गया ना, देखने का काम। जब एक्शन हो गया तो इसे क्वालिफाई करने के लिए एंक्शस, एंक्शस नहीं होना चाहिए था, यहां एडवर्ब होना चाहिए था एंक्शसली। यहां एक्शन होना चाहिए था एंड दैट शुड बी एडवर्ब उस एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए, और इसे हमें लिखना पड़ेगा एंक्शसली। दे लुक्ड एंक्शसली, ये लिंकिंग वर्ब है, तो एडजेक्टिव चाहिए यहां पे, एडवर्ब नहीं चाहिए। ठीक है ना, एडजेक्टिव आ गया। व्हाट अबाउट दिस वन, ही लुक्स गुड। लुक्स की अगर बात की जाए तो ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव इज ओके, ही लुक्स गुड, वो अच्छा दिखता है। ही ऑल्सो लाफ्स, ही इज द सब्जेक्ट। लाफ्स क्या है, ये एक्शन है। लाफ्स इज एन एक्शन। अगर ये एक्शन है तो एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं लगाते, एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाते हैं। ऐसा एक एग्जांपल मैंने एडजेक्टिव वाले टॉपिक पे भी डिस्कस किया था। तो ये क्या हो जाना चाहिए, वेल, है ना, वेल। जो इसका एडवर्ब फॉर्म होता है गुड का, वो वेल होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे तो समझ में आया कि नहीं। जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। यहां आ गया पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स। हम लोग यहाँ पे एडवर्ब के पोजीशन की बात करें तो देखो आगे कुछ है क्या इसमें।
अच्छा ठीक है, आइए मैं थोड़ा कुछ समझा दूँ इसमें पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स क्या हैं। पहले बिल्कुल बेसिक बातें इसकी बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हाँ जी, एक टर्म मैंने यूज किया पोजीशंस में एडवर्ब की, फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन एक पोजीशन ये रहा। दूसरा पोजीशन मैं यहां लिख देता हूं एंड पोजीशन। एंड पोजीशन। और एक तीसरा पोजीशन यहां लिख देता हूं मैं मिड पोजीशन। मिड पोजीशन, ठीक है। मिड पोजीशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, आइए उनमें से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब्स हैं उनके केसेस को समझा जाए। फ्रंट पोजीशन मतलब जो सामने आए। अगर मैं किसी सेंटेंस को लिखूं ऐसे, यू मिस्ड द बस, मान लेते हैं ऐसा है, यू मिस्ड द बस। दिस इज अ सेंटेंस। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फ्रंट पोजीशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, द फ्रंट पोजीशन इज हियर, दिस इज कॉल्ड। तो ऐसे एडवर्ब्स जो सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं उन्हें को कहा जाता है फ्रंट पोजीशंस। कुछ एडवर्ब्स मैंने पढ़ाए हैं आपको एडवर्ब के बिल्कुल फर्स्ट डे में या सेकेंड डे में ही, जैसे अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, लकली, अनलकली, और भी एडवर्ब्स होते हैं जो आगे 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 चल करके पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये रहा आपका यू मिस्ड द बस। इफ आई से यू मिस्ड द बस, व्हाट डज दिस मीन? ये सेंटेंस है तो ये एडवर्ब्स इसके पहले आएंगे, तो इसी को कहा गया अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली यू मिस्ड द बस, दुर्भाग्यवश आपसे आपकी बस छूट गई, यही है। तो जो सेंटेंस में फ्रंट पोजीशन पे आएंगे, जो सबसे पहले आएंगे, उन्हें कहा जाता है फ्रंट पोजीशन में आने वाले एडवर्ब्स। एंड पोजीशन मतलब क्या? एंड में जो आए। तो जब एंड में आएगा तो ऐसे तीन एडवर्ब्स हैं, एक तो है मैनर, दूसरा है प्लेस, तीसरा है टाइम। इनके एग्जांपल्स आगे दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वहां पे। मैनर, प्लेस और टाइम को, किसी काम करने के तरीके को, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पे समझाने के लिए आप लोगों को, यू वेल स्पोक। यू वेल स्पोक, आपको ये दिख रहा है सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। तुमने बोला, वेल एडवर्ब है, अच्छे से बोला। ये क्या बता रहा है? वेल मतलब अच्छे से, तो ये मैनर को रेफर कर रहा है, काम करने के तरीके को, काम करने के तरीके को। तो अगर ये काम करने के तरीके को रेफर कर रहा है, जाहिर सी बात है एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो फिर तो ये जगह गलत है। इट शुड बी हियर वेल, यू स्पोक वेल। अब यहां देखना पड़ेगा कि एक ऐसा वर्ब यूज किया गया है जिसका ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, स्पोक का ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो जब भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें, या फिर ऐसे लिख दें, यू येस्टरडे स्पोक, यू येस्टरडे स्पोक, तुम कल बात की, कब बोले थे तुम। तो ये टाइम है, तो टाइम पे कहां पे? एंड पोजीशन पे, तो जगह गलत है, तो यहां पे क्या आना चाहिए था आपका? यू स्पोक येस्टरडे, यू देयर स्पोक, तुम वहां बोले थे, ये प्लेस है। तो अगर हम प्लेस की बात करेंगे तो ये गलत है, ये आना चाहिए एंड पोजीशन पे। तो यू स्पोक वेल येस्टरडे, वेल हो गया मैनर, येस्टरडे हो गया प्लेस, सॉरी येस्टरडे हो गया टाइम, देयर हो गया प्लेस, देयर यहां लगा दीजिए। तो मैनर, प्लेस और टाइम की जब हम बात करेंगे तो इनको हम किसी इनट्रांजिटिव वर्ब, अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि वो इनट्रांजिटिवली यूज किया गया है। अगर वो इनट्रांजिटिवली यूज किया गया है तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो, चाहे प्लेस हो, चाहे टाइम हो, वो इस इनट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आएगा। लेकिन एक केस और भी है, जैसे कि आपने इसको यहां लिखा ना, ये सेंटेंस अगर ऐसे रहा होता, यू स्पोक वेल या yesterday या देयर, यहां लेता हूं इंग्लिश, ऐसे। तो ये इंग्लिश जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो, टाइम हो, चाहे प्लेस हो, वो ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब के बीच में नहीं आ सकता। इसकी जगह कहां रहेगी? बाद में।
यू स्पोक इंग्लिश वेल, यू स्पोक इंग्लिश येस्टरडे, यू स्पोक इंग्लिश देयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने कोई एक्शन यूज किया है, ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया है, तो जाहिर सी बात है कि उस ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको उस वर्ब के पास लिखिए। किस तरीके से किया, कब किया और कहां किया, ये तो बात की बात है। सबसे पहले बात ये आती है कि क्या किया, तुमने ये किया। अगर किसी का मर्डर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि किसी ने बहुत निर्दयता से किसी का मर्डर कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है ना कि किया क्या है, तो मर्डर किया है, तो किसका मर्डर किया, तो उसका मर्डर किया। सबसे पहले बताना पड़ेगा किसके लिए किया, क्या काम किया है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, तब मैनर, प्लेस, टाइम या बाकी सारी चीजों की बात आती है। तो इस वजह से इनको लास्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा एंड पोजीशन। तो ये जो एडवर्ब्स है, मैनर हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, ये लास्ट में आते हैं एंड पोजीशन में। इंट्रांसिटिव वर्ब है तो इंट्रांसिटिव के तुरंत कुछ है ही नहीं, ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद। अच्छा, एक केस और भी है कि मान लेते हैं मैनर, प्लेस, टाइम तीनों आ गया, तो कैसे बनेगा, सीक्वेंस यही बनेगा इनका, एमपीटी। एमपीटी का मतलब है मैनर, प्लेस, टाइम, ये सीक्वेंस में आएंगे। मान लो यही सेंटेंस है हमारा, अब ये तीनों मुझे यहां लगाना है, मैनर, प्लेस, टाइम। अगर ये ऐसे लिख देता हूं मैं, वेल कॉमा, मतलब कब, कैसे बोले, कहां बोले, कब बोले। वेल के बाद लिख देता हूं येस्टरडे, एक और लिख देता हूं यहां पे मैं देयर। तो अब ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पहले आना चाहिए मैनर, फिर आना चाहिए प्लेस, ये पहले पोजीशन पे, इसके बाद देयर, ये तीसरे पे। सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए था, यू स्पोक इंग्लिश वेल, मैनर, प्लेस, देयर, कब, येस्टरडे। ये मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये फ्रंट पोजीशन और एंड पोजीशन, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को मिड पोजीशन के बारे में बताने चल रहा हूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसे, ठीक है। मिड पोजीशन इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट के बाद मिड क्यों नहीं बता दिया, क्योंकि मिड थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा, इसलिए मैंने फ्रंट और एंड पहले बताया, मिड को बाद में बताया। कहीं कुछ भी पढ़िए, बस चीजें समझ में आपको आनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा है यहां पे मिड पोजीशन, अगर मैंने मिड पोजीशन लिखा, मिड पोजीशन का मतलब क्या है, मिड पोजीशन की अगर बात की जाए तो यानी बीच में। सेंटेंस भी तो तीन तरह के होंगे, जनरली ऐसा होता है। जैसे मैंने एक केस लिखा, केस 1, इस केस 1 में मैंने सेंटेंस लिखा ऐसे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, डायरेक्ट आ गया मेन वर्ब, इसके बाद OW अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स का मतलब है कुछ भी, अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर ये वाला वर्ब ट्रांजिटिव है तब तो ये अदर वर्ड ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये मेन वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है तब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आए, ये हमेशा जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव ही होगा। ऐसा कहाँ है, हमेशा ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा है, अदर वर्ड में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखो, इस पे मैं सब्जेक्ट, मान लेते हैं सेंटेंस लिख लेते हैं एक, यू वर्कड फॉर हिम, मान लेते हैं हमारा सेंटेंस, ठीक है, यू वर्कड फॉर हिम। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो इसी पैटर्न पे दिखेगा, ये बनेगा सब्जेक्ट, ये बनेगा मेन वर्ब। तो जब सब्जेक्ट और मेन वर्ब से ही सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो जो मिड पोजीशन होता है वो यहां आता है, मिड पोजीशन, जो मिड पोजीशन होता है वो इधर आता है। तो अब मान लेते हैं कि हमें एक एडवर्ब लगाना है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक एडवर्ब ले लेता हूं मैं, ऑलवेज। ये सब कुछ मैंने पहले या दूसरे वीडियो में लिखवाया है। और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज, ये ऑलवेज हमेशा मिड पोजीशन पे जाती है। तो मिड पोजीशन की अगर बात की जाए तो ऑलवेज को कहां रखेंगे सेंटेंस में, यही तो रखेंगे ना, यू ऑलवेज वर्कड हार्ड, वर्कड फॉर हिम, तुमने हमेशा उसके लिए काम किया था, पहले कभी जब भी पास्ट में किए थे। ये रहा एक केस, केस 2 भी हो सकता है। मान लेते हैं कोई सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, कोई एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड्स है। एक केस तो ये हो सकता है। एक केस और भी हो सकता है, इसी में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मेन वर्ब है, तब अदर वर्ड्स है। आगे क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता।
तो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, तो जो भी पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को मिड पोजीशन, उसी के बाद मिड पोजीशन माना जाएगा। द मिड पोजीशन विल बी जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। आप समझ पाए मेरी बात को? मिड पोजीशन, तो मिड पोजीशन का मतलब यह है कि अगर मिड में कहां रखा है, तो मिड पोजीशन का मतलब कि ना तो फ्रंट पे रखा जाए ना तो एंड पे रखा जाए, सेंटेंस के बीच में कहीं रखा जाए। तो सेंटेंस के बीच में तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो कौन सी जगह को मिड पोजीशन माना जाएगा? इफ द सेंटेंस इज ऑफ दिस काइंड, द मिड पोजीशन will be between the subject and the main verb. If the subject, if the sentence is of these kinds, subject, helping verb, main verb, subject, helping verb, main verb, the mid position will be just after the first helping verb. For example, you have done ऑलवेज, ये फ्रीक्वेंसी मिड पोजीशन में आएगा। यू हैव डन ऑलवेज योर वर्क। अब अगर आप देखें तो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द मेन वर्ब, एंड दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी गोज इन मिड पोजीशन। तो व्हाट इज द मिड पोजीशन in such a sentence between the helping verb and the main verb? So always would be here, always would be here। समझ गए आप लोग मेरी बात को? always जो है यहां आएगा। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। एक और टाइप हो सकता है केस 3 में, जैसे सब्जेक्ट हो और इसके बाद लिंकिंग वर्ब्स आ जाएं, जैसे कि कौन वाले लिंक? बी फॉर्म वाले, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे तब भी, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होंगे तब भी मिड पोजीशन इनके बाद माना जाएगा। मिड पोजीशन कहां माना जाएगा? इनके बाद। जैसे मैंने लिखा यू ऑलवेज आर हैप्पी, यू ऑलवेज आर हैप्पी। अब ये गलत है, ये आर के बाद आएगा, यू आर ऑलवेज, तो हमेशा खुश रहते हो। आप समझ पाए मेरी बात को? ये रहा मिड पोजीशन। अगर मिड पोजीशन आपको समझ में आ गया तो मैं इन पे कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, जरा मुझे बताइएगा कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, आइए माहौल बनाते हैं इन एग्जांपल्स का जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 1, you have always a good friend। दूसरा, you always have worked honestly। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इसे कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या ये दोनों एग्जाम्पल सही हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को कमेंट करके मुझे बताएं, और बोथ एग्जाम्पल्स करेक्ट। अगर आपको लगता है इनकरेक्ट है तो सही करके बताइए क्या होगा। यू हैव ऑलवेज अ गुड फ्रेंड, यू ऑलवेज हैव वर्कड ऑनेस्टली, क्या होगा इसमें? कमेंट करें और बताएं। आइए देखते हैं इसे। आसान है, थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। यू इज द सब्जेक्ट, हैव इज द मेन वर्ब, हैव इज द मेन वर्ब। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? मैं समझाता हूं इसे आपको। जैसे हैव है, हैव, हैज हो गया, एंड हैड। इफ एनी ऑफ द फॉर्म्स रिटन हियर is followed by a main verb, it is called a helping verb. If
have, has, had is followed by either a noun or a pronoun, it is not the helping verb, it is the main verb. So in the given sentence, we will get have followed by a noun. It means that is the main verb. If that is the main verb, we are going to talk about the use of the first structure of mid position, subject and main verb. So the always will be here. What about the second one? You is the subject. Have here is the helping verb because we have got the main verb. So if you get a helping verb followed by the main verb, don't use adverbs here. If adverb of indefinite frequencies will come in the mid position and the mid position is between the helping verb and the main verb. So this would be always. समझ में आई बात? तो क्या हर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, हर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप मिड पोजीशन में यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. पहले मैं दिखाता हूं. जैसे कि फ्रीक्वेंसी की आप बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी आपकी दो तरीके की हो सकती है. एक हो सकती है इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी. दूसरी हो सकती है डेफिनिट फ्रीक्वेंसी. डेफिनिट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आपको पता है कि कब कब रिपीटिशन हो रहा है. जैसे आपने बोल दिया वंस, आपने बोला ट्वाइस, आपने बोला थ्राइस, ये सारे के सारे आपके जो है ना ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है ना? थ्राइस आपने बोल दिया, डेली आपने बोल दिया, एवरीडे, है ना? आपने बोला एवरी डे, एवरी मंथ, ये सब होते हैं ना आपके, एवरी ईयर. तो ये ऐसे फ्रीक्वेंसीज हैं जो डेफिनेट होते हैं. क्या इतना समझ में आया आपको? जल्दी से कमेंट करके बताएं. आइए देखिए, तो ये रहे आपके एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज. तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, अगर उसके डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की आप बात करेंगे तो ये एंड पोजीशन पे जाएंगे, यानी कि सेंटेंस के एंड में. व्हाट अबाउट इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी? पता ही ना हो, जैसे ऑलवेज, नेवर, है ना? सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स. हालांकि इनमें से कुछ एडवर्ब्स आपके जो हैं वो फ्रंट पोजीशन पे भी आते हैं अगर सेंटेंस आपका इंपरेटिव, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, समटाइम्स आई गो टू टेम्पल, ये बन जाते हैं आपके. इट्सेट्रा कर लेते हैं, ओकेजनली भी इसी में है. तो अगर अच्छा, ये जो एडवर्ब्स होते हैं इनडेफिनेट, ये आते हैं मिड पोजीशन पे. ये कहां आते हैं? मिड पोजीशन पे आते हैं. तो अब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी हो गया दो तरीके का. एक हो गया एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, अगर इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है तो मिड पोजीशन, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है तो एंड पोजीशन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के लिए. इसमें देखें और आप मुझे बताएं कि इसमें क्या गलतियां हुई हैं. कमेंट योर आंसर्स. यू वर्कड येस्टरडे हार्ड. मैं थोड़ी हेल्प करता हूं आप लोगों की. द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू इज द सब्जेक्ट, वर्कड इज द वर्ब, येस्टरडे इज द टाइम, हार्ड इज द मैनर. ये मैनर है, ये टाइम है. क्या सीक्वेंस था? मैनर प्लेस टाइम. सीक्वेंस ये होना चाहिए. तो टाइम है और मैनर है, तो ये होना चाहिए था यहां, येस्टरडे होना चाहिए था बाद में. सेंटेंस होना चाहिए था यू वर्कड हार्ड येस्टरडे. ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, एक नाउन फ्रेज है, इसमें वर्कर्स सब्जेक्ट है, वर्कड वर्क है, वर्ब है, हियर प्लेस
ये हो गया टाइम, लेबोरियसली मैनर. सो व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस? मैनर प्लस टाइम. सो मैनर इज देयर. सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन एडवर्ब्स इज मैनर, laboriously, then place here, and then time last night. I hope you understand it. Last night. He, you, there went. Subject, ये adverb of place और ये verb है. तो after intransitive verb, you went there. You subject है तो किया ही था हम लोगों ने, नहीं ये नहीं किया था. Verb है, fluently manner है, ये object है. So the whether manner or place or time, if used in a sentence and if the verb is intransitive, this will be used after the intransitive verb. And if, after the intransitive verb, if the verb is transitive, this verb is used in the given sentence transitively. तो ये object हो गया. If this is the object, manner or place or time will come after the object of the transitive verb. We shall reach soon there. Reach. Soon is the time, when, there means place. Manner, place, time. It means soon will be after there. We shall reach there soon. ठीक है? ओके, आसान से एग्जांपल्स थे, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इनके. यहां देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जरा इनको आप कमेंट करें. 6. The boy performed on the stage with confidence in the evening. तीसरा, सातवां देखिए. We got freedom on 15th August at 12 midnight in 1947. They explained clearly what they had seen there. चले बताएं इसको कमेंट करके. और भी है क्या आगे? हाँ, अभी और है आगे. इसे कमेंट करें और बताएं क्या करना है इसमें. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे. इज इट ओके? इज इट ओके? जल्दी से कमेंट करें और बताएं. द बॉय परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज विथ कॉन्फिडेंस इन द इवनिंग. आई समझते हैं इसे. आप लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज की क्लासेस की होंगी मेरी. ये सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड वर्ब है. ये प्रेपोजिशन के बाद ऑन द स्टेज, ऑन द वेयर, ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. कैसे किया? ये एडवर्ब फ्रेज है, मैनर है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर. कब किया? एडवर्ब ऑफ टाइम. यही तो है ना. ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं सारे प्रेपोजिशन के बाद, सारे के सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं. अब इनके सीक्वेंस को देखना है. व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस? मैनर, प्लेस, टाइम. ठीक है, मैनर, प्लेस, टाइम. सो वेयर इज द मैनर? इट इज विथ कॉन्फिडेंस. यानी कि पहले होना चाहिए था. ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था. द बॉय परफॉर्म्ड with confidence. The boy performed with confidence, manner, place on the stage. Manner, place, time in the evening. In the evening. ठीक है, आगे देखिए. We got freedom on अगस्त, 15th अगस्त. ये मंथ हो गया ना, मंथ की बात हो रही है. टाइम ये भी है. एट 12 मिडनाइट, ये भी टाइम ही है. इन 1947, ये भी टाइम है. अब तो ये सही होना चाहिए. लेकिन होता क्या है ना, सबसे छोटा टाइम, यानी जो आर बताने वाला टाइम होता है वो, देन मंथ एंड देन ईयर. सीक्वेंस छोटे टाइम से होना चाहिए था. छोटा, बड़ा, फिर बड़ा. सबसे छोटा क्या है इसमें? 12 मिडनाइट, यानी ये पहले होना चाहिए. जो 12 मिडनाइट है ये पहले होना चाहिए. ये जो यहाँ वाला हिस्सा है ये बाद में होना चाहिए था, ये पहले. ऐसे ऐसे होना चाहिए था. वी गॉट फ्रीडम एट 12 मिडनाइट, मान लेते सेंटेंस है. फिर इसके बाद ऑन 15th अगस्त इन 1947. अगर आर, मंथ और ईयर तीनों आ जाए तो सीक्वेंस छोटे से बड़े में होना चाहिए. ठीक है, आगे देखें. दे एक्सप्लेन्ड क्लियरली व्हाट दे हैड सीन देयर. व्हाट दे हैड सीन देयर, ये है. अभी देखेंगे ये जो दिया गया है दे, ये सब्जेक्ट है, ये एक्सप्लेन्ड वर्ब है. एक्सप्लेन, व्हाट डिड दे एक्सप्लेन? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाट दे हैड सीन देयर, ये बना नाउन क्लॉज.
और नाउन क्लॉजेस जो होते हैं ये नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि ये बन गया वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो अब आप ये सोचेंगे कि अगर हमने कोई वर्ब ट्रांजिटिवली यूज किया है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा, ये लास्ट में जाएगा। तो अगर आपने इसको यहां लास्ट में कर दिया, सेंटेंस की मीनिंग बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी समझिए। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि दे एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन किया? जो उन्होंने देखा। तो कैसे एक्सप्लेन किया? क्लियरली। तो ये जो क्लियरली वर्ब है, सॉरी एडवर्ब है, ये एक्सप्लेन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये एक्सप्लेन को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके पास होना चाहिए। अगर आप इसे यहां से हटा के यहां लिख देंगे क्लियरली, तो क्या बनेगा जरा देखिए। दे एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या एक्सप्लेन किया? वॉट दे हैड सीन देयर क्लियर, जो उन्होंने स्पष्ट, जो क्लियरली उन्होंने देखा था उसी को एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप इसे यहां रख देंगे तो ये इस वाले वर्ब का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, वहीं पास में रखेंगे तो उसी का डिस्क्रिप्शन होगा। सेंटेंस तो ये गलत तो है नहीं। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि बिल्कुल जब सेंटेंस में दो दो वर्ब आ जाएं तो ये भाई जरूर, कई बार ये भी होता है कि ये जो एडवर्ब है इसे क्वालिफाई कर, ये जो इसे क्वालिफाई कर, तो यहां पर रखे तो क्वालिफाई कर ही दे रहा है, सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। तो ये वाला केस तब है जब दो दो बार वर्ब ऐसे दिए रहे हैं, तो पहचानना पड़ेगा कौन सा किस वाले वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये तो हो गया। हाँ, अब एक ये अच्छा एग्जाम्पल बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट है अच्छा सा। इस कॉन्सेप्ट को मैं बढ़िया डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें नहीं। अब ये इसके बाद क्या हो जाएगा, नो मैटर हाउ फिट यू आर। ठीक है, तो एडजेक्टिव आ गया, ये बचा हुआ है, इसको मैं डिस्कस करूंगा कल वाली क्लास में बढ़िया से कम 20-25 मिनट लगेगा इसे एक्सप्लेन करने में, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन इसे कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।